सो बच्चों, दिस इज पेपर 2. पेपर 2 JEE Advanced 2021 was little, I won't say little, it was much higher than paper 1. पेपर 2 was actually, अगर मैं कहूँ तो इसका लेवल अलग ही था. मतलब यू कैन कंपेयर दिस लेवल की 2020 के JEE एडवांस का जो फीस का पेपर था उससे, मतलब ठीक है, ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं था. तो आइए डिस्कस करते हैं पेपर 2 ऑफ JEE एडवांस फिजिक्स 2021. तो पहला सेक्शन है ये. पहले सेक्शन में 6 क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे मोर देन वन ऑप्शन वाले थे, मोर देन वन करेक्ट वाले थे. आइए देखते हैं क्या है इनमें, क्या कहानी दे रखी है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल क्वेश्चन तो नहीं था. यहाँ पे आपको एक रॉड लगा रखी है, रॉड पे ये हिंज है ओ पे, इधर से एक रस्सी से बांध रखा है, उधर से एक वेट भी लटका रखा है, वेट अल्फा डब्लू है, इसका रॉड का खुद का वेट है, और सो एंड सो ही सारी कहानी रखी. सबके डब्लू मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू दे दी, इतनी नहीं हो सकती, एंड सो. तो एक बार में इस क्वेश्चन को देख करके तो लगता है कि फोर्स बैलेंस करें, राइट. बिल्कुल मन कर रहा था मेरा भी फोर्स बैलेंस करने का, लेकिन फिर मैंने देखा यहाँ पे कि क्यों ना इतने सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है टॉर्क वॉर्क भी कोई बैलेंस हो रहा हो. तो जैसे दिमाग में ये चीज आई, चमकी, तो मैंने तुरंत चेक किया कि कौन कौन से पॉइंट्स के बाद टॉर्क बैलेंस करने में सबसे फायदा है. तो एक तो P पॉइंट मिला और दूसरा मुझे Q मिल गया, क्योंकि Q वाले पॉइंट से मेरी टेंशन हट गई थी, और टेंशन हट गई थी तो टेंशन से फिर ये बाकी सारी चीजें आपस में रिलेट हो गई. तो इस क्वेश्चन को सीधा अगर आप कूद जाओगे F=ma लगाने, बैलेंस करने, तो भी हो जाएगा, बट बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. तो फिर थोड़ा सा बैठ के सोचना चाहिए कि यहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों में से बढ़िया से कौन ज्यादा आपको अच्छी इक्वेशन देगा. इस तरह से इक्वेशन बनाने की कोशिश करो कि कम से कम वेरिएबल्स रिलेट हों, एक दो वेरिएबल ही आपस में रिलेट होते जाएं. ऑफ कोर्स फ्री बॉडी डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा. पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि O वाले पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल भी रिएक्शन होगा और एक वर्टिकल भी होगा, जो कि N और N डैश से मैंने बना रखा है, राइट. और इसी N डैश को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर रखा है कि ये N डैश ही इस रॉड पे आगे N की तरह लग रहा है. दूसरा, इस पर टेंशन लग रही है 45 डिग्री, तो टेंशन नहीं थी, ऊपर T/2, इधर T/2, ये इसका एक जो लटका रखा है उसका वेट अल्फा डब्लू. और ये पहले मैं सोच रहा था लेमिस थ्योरम लगाऊं, लेकिन उसकी जरूरत पड़ी नहीं, टॉर्क बैलेंस से मेरा काम चल गया. तो मैंने यहाँ पे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो मैंने P के अबाउट रॉड पे नेट टॉर्क 0 कर दिया. P के अबाउट रॉड पे नेट टॉर्क 0 कर दिया, क्योंकि P के अबाउट क्या फायदा था, ये T उड़ गया, ये N उड़ गया, ये अल्फा उड़ गया, mg उड़ गया, और इवन ये नॉर्मल रिएक्शन भी उड़ गया. बचा क्या, सिर्फ इसका रॉड का W और ये N डैश. तो पहली बार में पहला ऑप्शन आ गया मेरा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स बाय बैलेंसिंग टॉर्क एट P=0, N डैश की वैल्यू W/2 आ गई. तो यहां से सीधा N डैश W/2 आ गया, और वो अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अल्फा वाला W तो उसी से पास कर गया था, तो जरूरत नहीं पड़ी. आप देख सकते हो. तो पहला ऑप्शन मेरा यहां से सीधा सही हो गया. फिर इससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, मजा आई. फिर मैंने एक और पॉइंट देखा Q, कि मुझे दूसरा वाला W भी मिल जाए. तो मैंने Q के अबाउट जब टॉर्क 0 किया, तो इस बार टेंशन नहीं है. देखो टॉर्क में रॉड का 0 कर रहा हूं, तो Q के अबाउट क्या फायदा हुआ कि ये टेंशन नहीं आई, ये N डैश भी नहीं आया, लेकिन इस बार ये W और ये अल्फा W ये दोनों आ गए, लेकिन उसके साथ मेरा N निकल गया. यानी W और अल्फा W के साथ मेरा N बैलेंस होकर के, यानी दूसरी इक्वेशन जो मैंने लगाई टॉर्क अबाउट Q 0, तो T हट गया, N डैश नहीं आया, सीधा मेरा N आ गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ W. तो वो आ गया W × 1 + अल्फा. बस उसके बाद यहाँ पे वैल्यू डाल के देखता रहा मैं. अल्फा की वैल्यू 0.5 है, तो N की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, तो देखा W ही आ गई थी. फिर उसके बाद टेंशन निकालनी थी. अब टेंशन निकालने के लिए क्या करना, मैंने सोचा टॉर्क तो बैलेंस कर ली, इतने सारे फोर्स भी आ गए हैं, जरा एक बार वेट भी बैलेंस करते हैं. तो देखते ही मैंने देखा भैया इस अगर इस वर्टिकल टेंशन को अगर मैं इस पॉइंट पे लगाऊं, तो T का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो N के बराबर होगा. सो T/√2 विल बी इक्वल टू N. वर्टिकल मत कर देना, क्योंकि वर्टिकल में यहाँ पे ये W और ये अल्फा W भी है, ये मिस्टेक हो सकती थी, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल किया कि N तो एक ही है ना. तो T/√2 इक्वल टू N, यहाँ से T की वैल्यू आ गई, वहाँ से रिलेट करके अल्फा की वैल्यू हमेशा mg की मैक्सिमम, T की मैक्सिमम वैल्यू डालने के बाद अल्फा की वैल्यू 3/2 से कम आई, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया. सो ये वाला क्वेश्चन A, B, D. इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात ये थी कि जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और इक्विलिब्रियम में है बॉडी है कोई, तो ये पॉइंट टॉर्क की बैलेंसिंग भी दिमाग में एक बार सोच लेना कि उससे भी तो कहीं आपके वेरिएबल्स, कम वेरिएबल्स में रिलेशन बन रहा है कि नहीं. सो इस वाले क्वेश्चन का A, B और D है मेरे हिसाब से आंसर. क्वेश्चन नंबर 2,
ये भी बच्चों मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल डुएबल क्वेश्चन था। आपको बस बराबर करना था जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको, फंडामेंटल उसको इस पे बनने वाले हार्मोनिक्स से। तो क्वेश्चन क्या था, आपके सामने एक क्लोज पाइप रखा हुआ है और इधर एक सोर्स है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी f0। अब हमें पता है सोर्स ट्यूनिंग फोक की तरह बिहेव करेगा, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी भी f0 होती है। लेकिन अगर सोर्स पाइप की तरफ आगे बढ़ने लग गया तो सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी पाइप पे पहुंचेगी वो डॉपलर इफेक्ट वाली फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी। तो सबसे पहले मैंने वो वाली फ्रीक्वेंसी लिख ली। ऑब्जर्वर पाइप रेस्ट पे है तो ऊपर 0 नीचे v माइनस यू, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा था। अब यहाँ पे u की अलग अलग वैल्यू दे दी मैंने, u को 0.8 भी डाल दिया और u की 0.5 भी डाल दिया। तो मेरे पास fs के टर्म्स में ये एक बार 5fs आ गया और एक बार 2fs आ गया। यानी वो जो सोर्स है वो जो आगे बढ़ रहा है उस पाइप की तरफ, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो fs नहीं पहुंच रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी u की डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट पहुंचेगी। तो एक बार 5fs वो ऑप्शन से देख करके मैंने देखा कि यहाँ पे दो ही ऑप्शन थे, 0.8 और 0.5। तो दोनों के मैंने, यानी एक में 5fs पहुंच रही थी और एक में 2fs पहुंच रही थी। अब मैंने ये सोचा कि ये दो एक तरह से मेरी दो ट्यूनिंग फोक्स हैं। अब इन दोनों ट्यूनिंग फोक्स से उसके अंदर रेजोनेंस कब होगा, जब इनकी फ्रीक्वेंसी उसकी किसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। वो था क्लोज्ड पाइप, तो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी f0, 3f0, 5f0 और 2n-1 f0 होती है। तो यहां से मैंने इस चीज को एक बार 5s के बराबर कर दिया और उस चीज को मैंने उसी चीज को 2n-1 f0 को 2fs के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख दी और मैं चेक कर रहा था कि किससे रिलेट होगा। तो 5/2, 3/2, 5/2, यहाँ से f0/5, 3f0/5, 5f0/5। तो यहां से चूज करके मेरे ये ए और डी ऑप्शन खटाक से मैच कर गए, राइट। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन का आंसर ए और सी हो जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये कई बार ये ऐसे रिलेट करवा चुके हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल आंसर्स निकल सकते हैं। तो ये एमसीक्यू में ये फेवरेट टॉपिक है, ये IITs के प्रोफेसर्स का पूछते हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर ए और सी। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बच्चों धांसू क्वेश्चन, धांसू। इसके अंदर क्या दे रखा है कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बोला है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करता है, राइट। अगर ये दोनों n1 और n2 दोनों हाफ इक्वल हैं तो तुरंत तुम्हें वो डायग्राम अगर याद होगा मिनिमम डेविएशन का, कि मिनिमम डेविएशन के केस में अंदर जो रे है वो पैरेलल हो जाती है। जैसे ही तुमको ये क्लिक करेगा बच्चों, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, देखिए पहली बात तो तुमको ये वाला एंगल पता चल गया 30 डिग्री, अंदर वाली रे पैरेलल हो जाएगी। तो ये n1 कुछ भी हो, n2 की वैल्यू अगर हम चेंज भी करेंगे तो भी ये वाली रे सीधी अंदर घुसेगी और दूसरा वाला एंगल भी 30 ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ n2, क्योंकि ये यहीं पे ही रे पैरेलल हो चुकी है और वो उसके लिए नॉर्मल इंसिडेंस है। तो सीधा दूसरे वाले साइड पे एंगल 30 ही होगा। और यहां से मैंने पहली स्नेल्स लॉ इक्वेशन लगा दी, 1.5 इंटू साइन 30 इक्वल टू 1 इंटू टी, ये तो इधर लगाई मैंने। और दूसरी 1.5 प्लस डेल्टा एन, अब यहाँ पे n2 लिखा है, ये 1.5 प्लस डेल्टा एन n2 लिखा हुआ है, इंटू साइन 30 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ई प्लस डेल्टा ई, कि ई के साथ डेल्टा ई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगा दिया, साइन को खोल दिया, साइन ई कॉस ई प्लस साइन ई कॉस डेल्टा ई प्लस कॉस डेल्टा इंटू साइन ई, यहाँ से ऐसे रिलेट करके डेल्टा ई का टर्म कुछ ऐसा निकल के आया। अच्छा, ई की वैल्यू भी, साइन ई की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी थी यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाने से, और ये दूसरा वाला रिलेशन दूसरी जगह स्नेल्स लॉ लगाने से आ गया। तो यहाँ से मेरे पास साइन ई 3/4 आ गया था, 10 ई मैंने 3/√7 कर दिया और फिर यहाँ पे डाल करके मैं चेक करने लग गया। देखो ई डेल्टा ई इज इक्वल टू 10 ई टाइम्स डेल्टा एन बाय 1.5। फिर ऑप्शन मैंने देखे कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन रेडियंस इज ग्रेटर देन डेल्टा एन। तो यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू डेल्टा एन के टर्म्स में आ रही थी, लेकिन जब मैंने 10 ई की वैल्यू वहां से डाली तो वो 1 से छोटी आ गई थी, तो ये गलत हो गया। डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, यस डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन रिलेट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू लाई करेगी दिस से दिस, अगर डेल्टा एन 2.8 दिस है। तो मैंने यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू भी डाल के देखी तो मेरा 2.8 अपॉन √7 आ गया था। √7 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया 1 से लेकर के, मतलब 2 डबल तो नहीं हो सकती, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। सो आई हैव टेकन डी ऑप्शन। सो मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन का आंसर बी और डी होगा। ये क्वेश्चन है जो उस पेपर को थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा उस लेवल पे ले जाता है जो आप कहते हैं ना कि जो कि डिफिकल्ट कैटेगरी होती है, जो कि उस टाइम अगर चमक गया तो ठीक है, चमकने के बाद भी इतनी मैथमेटिकली कैलकुलेट करके फिर इस तरह से निकालना उस स्ट्रेसफुल टाइम में आसान बात नहीं है, मुश्किल बात है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, 4th क्वेश्चन। अगेन एक क्वेश्चन अगर इतना डिफिकल्ट तो एक क्वेश्चन ऐसा कि मतलब कुछ नहीं करना था। अब ये आपके सामने फिजिकल क्वांटिटी दे दी, वैसे तो इसका नाम पॉइंटिंग वेक्टर है,
बट कोई जरूरत नहीं है जानने की, आपको बस पता होना है, दिमाग लगाने की किस तरह से आप इस चीज को रिलेट करोगे। पहली बात तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन थीटा और वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन होती है। सीधा ई बी बाय म्यू नॉट लिखो, ई बी बाय म्यू नॉट। देखो मैंने यहाँ पे ई बी बाय म्यू नॉट लिख रखा है ये काले अक्षरों से। फिर मैंने इसको कोशिश की, मुझे याद आया फॉर्मूला कि किससे रिलेट करूं, तो मैंने बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट वाला फॉर्मूला मुझे याद आ गया। एनर्जी डेंसिटी होती है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो यहां पे मैंने b से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो वो बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट एनर्जी डेंसिटी बन गई, और ये e बाय बी स्पीड बन गई, एक ही बार में उड़ गया। वैसे तो आप e और b की अलग अलग वैल्यू डाल करके भी निकाल सकते हो, बट सीधा मेरे को तो ऐसे ही दिख गया था, तो मैंने यहाँ से ऐसे mt³ लिख दिया। आप उसके बाद फिर ऑप्शन देखने का तो फिर मूड खराब, मैंने कहा अरे यार ये तो ऑप्शन की भी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, बट कोई नहीं, खटखट निकल गई। तो यहाँ से जो दो ऑप्शन मेरे मैच किए क्वेश्चन नंबर 4 के, देवर बेसिकली ऑप्शन नंबर बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 4 का मेरा बी और डी ऑप्शन मैच कर रहा था, ठीक है। 3 का भी बी और डी था, 4th का भी बी और डी मैच कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन बच्चों ये भी इजी क्वेश्चन था, इजी, कई बार आ चुका है इस पे कॉन्सेप्ट। क्या बोल रखा है भाई, एक फिजन, एक न्यूक्लियर जो रेस्ट, ये रेस्ट देखते दिमाग में चमक जाना चाहिए, अरे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हो रहा है। एन फिजन हो रहा है एन का पी और क्यू में, यानी एन ब्लास्ट होकर के या फिजन होकर के दो पार्ट में टूट रहा है, जो कि पहले रेस्ट पे था, तो दोनों के क्या होंगे, लीनियर मोमेंटम सेम होने चाहिए। और जो मास डिफेक्ट है वो उनसे उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यही कहानी थी। तो E इक्वल टू डेल्टा सी स्क्वायर लिख दिया, डेल्टा क्या है, मास डिफेक्ट लिखा हुआ है सीधा सीधा, तो एम सी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लिख दिया। और ये जो टोटल एनर्जी लिबरेट हुई, यही इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी देगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का टोटल सम आ जाएगा डेल्टा सी स्क्वायर, और दोनों के लीनियर मोमेंटम सेम होंगे, P1 इक्वल टू P2। बस यहीं से कहानी खत्म। तो मैंने उसके बाद दोनों की एनर्जी P स्क्वायर बाय 2m1 प्लस P स्क्वायर बाय 2m2 इक्वल टू डेल्टा सी स्क्वायर निकाल दी, तो यहाँ से P आ गया, और दोनों के P सेम थे, तो यहाँ से वेलोसिटी का रिलेशन आ गया सीधा, V1 बाय V2 इक्वल टू M2 बाय M1, उल्टा रेशियो हो जाएगा, और टोटल एनर्जी 2। मतलब ये ईजी क्वेश्चन था यार, मतलब वैसे यहाँ पे P को रिलेट करना था, इसको इनने म्यू बोल दिया था, तो ईजी डूएबल क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, ये आप कर सकते थे, कम टाइम में भी कर सकते थे। ACD मेरे हिसाब से इसका आंसर है, ACD, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा जिसको मैं क्या कहूँ, अभी भी मतलब ये डाउटेबल क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ लॉजिक्स आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी ये, इसमें आपको बस गेस ही करना होगा, इसमें कोई एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला है, कोई एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। बेसिकली आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दो लूप दे रखे हैं, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और हमसे इन दोनों लूप के प्लेन में, यानी ये जिस लूप प्लेन में ये लूप रखे हैं, वहां पे अलग अलग रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 रीजन्स हैं, एक रीजन तो इन दोनों के अंदर, एक इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बाहर, इन 3 रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। और हमें ये दे रखा है कि I2 इज ग्रेटर देन 2I1, यानी बाहर वाला जो करंट है वो अंदर वाले के डबल से भी ज्यादा, रेडियस R और 2R दे दी। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी। मैंने इसको ऐसे विजुलाइज किया कि ये जो लूप है ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह है, और इस मैग्नेटिक डायपोल के लिए ये जो प्लेन हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक डायपोल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और तो ये जो प्लेन हो गया वो इस मैग्नेटिक डायपोल के लिए क्या हो गया, ये जो प्लेन है वो इस मैग्नेटिक डायपोल के लिए क्या हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। तो यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायपोल के अपोजिट होगी, डायपोल के अपोजिट होगी, राइट। तो इस तरह से मैंने विजुलाइज किया कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसके एक सर्कल को अगर विजुलाइज करो तो इसके अंदर से निकल रही होंगी और उसके बाद ऐसे बाहर जा रही होंगी, मतलब अंदर डायरेक्शन अलग है और बाहर डायरेक्शन अलग है। तो यहां से मैंने ये जो ग्रीन वाली सर्कल बनाई है, ये आउटर लूप है, इसके कारण इसके अंदर देखो क्रॉस, ग्रीन कलर के क्रॉस है, मतलब इसके कारण इसके अंदर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, क्योंकि अंदर वाली लाइन जो अंदर घुस रही होंगी वो बाहर वाले एरिया से बाहर आ रही होंगी। अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो एक चीज तो पक्का है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे एरिया में परपेंडिकुलर होगी। ऐसे ही मैंने रेड वाले के लिए ड्रॉ कर दिया, रेड वाले के लिए अंदर आउटवर्ड है और बीच में उसके बाहर इनवर्ड हो जाएगी। तो यहां से जब मैंने विजुलाइज किया कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मुझे दिखा कि अंदर वाले पॉइंट्स पे भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सबसे बाहर वाले पॉइंट्स पे भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन बीच वाले पॉइंट्स पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहा है। यानी ये तो पक्का है कि बीच वाले में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब अंदर वाले पे जीरो होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा सा क्रूशियल केस था विजुलाइज करना, बट फिर भी मैंने क्या किया, सेंटर पे लिख लिया, सेंटर पे दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लिख लिए, और सेंटर पे क्या निकल के आया
क्योंकि I1 I2 है जो कि I1 के ट्वाइस से है, तो सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। तो यहां से वैसे डायरेक्टली कहना पूरी तरह से भी सही नहीं होगा, बट क्या करें, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा यहां पे, क्योंकि सेंटर पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया और उसके बाद सेंटर से लेकर के इनके कॉमन एरिया तक मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, तो इसका मतलब बीच में कहीं पे भी जीरो नहीं होना चाहिए। दिस इज द लॉजिक व्हाट आई मेड, बट आई स्टिल डाउट दिस लॉजिक, क्योंकि हो सकता है बीच में जीरो होकर के वैसे हो जाए, बट स्टिल मतलब इसका इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है कि यहाँ पे r इक्वल टू 0 पे डाल करके देखो मैग्नेटिक फील्ड, r इक्वल टू वेरी लार्ज पे निकाल के देखो को, तो इस तरह से लॉजिकली आप देख सकते हो। बाकी एज सच कोई कॉन्क्रीट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट स्टिल आई थिंक कुछ ऑप्शंस तुम्हारे बिल्कुल सही होंगे। जैसे परपेंडिकुलर होना चाहिए भैया हर जगह, बिल्कुल सही बात है। इट विल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस r, क्योंकि आपको पता है इक्वेटोरियल प्लेन पे जब मैग्नेटिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे किसी डायपोल के, तो माइनस KP बाय r क्यूब होता है, वो r उसके सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो वैसे ही इनके सेंटर से ये जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, इनके सेंटर से किसी पॉइंट पे जो डिस्टेंस 2KP बाय r क्यूब पे डिपेंड करना चाहिए। दूसरा, ये जो C ऑप्शन में इसी की बात कर रहा था, ये थोड़ा सा कॉन्टेस्टिंग ऑप्शन है, बट मुझे मोर अप्रोप्रिएट यही लगा कि मेरे ख्याल से जीरो नहीं होना चाहिए अंदर, क्योंकि सेंटर पे भी नहीं है, सेंटर पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और उसके बाद पूरे स्पेस में डाउनवर्ड है। तो कहीं पे भी अगर मान लो डायरेक्शन चेंज हो रही होती तो फिर मेरे दिमाग खटक जाता कि पक्का कहीं ना कहीं जीरो हुआ, तभी डायरेक्शन चेंज नहीं है, बट यहां सेंटर से लेकर के 2r तक डायरेक्शन यूनिफॉर्मली इनवर्ड ही है। सो आई थॉट कि नहीं होना चाहिए जीरो, बाकी देखेंगे जब एक्चुअल आंसर की आएगी। और दूसरा, ये तो डायरेक्शन इसने गलत दे रखी थी, तो ये पक्का ही डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन आउटवर्ड नहीं इनवर्ड थी। बीच वाले रीजन में आप देखिए ना, दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, तो दोनों की डायरेक्शन नेट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही होगा, बट इसमें आउटवर्ड ले रखा, तो ये तो पक्का ही गलत है। सो आई थिंक ABC होना चाहिए, डी तो पक्का नहीं होगा, या तो AB होगा या ABC होगा, मोस्ट प्रोबेबली C होना चाहिए। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 में ABC। वैसे एग्जाम में कभी अगर आपको किसी ऐसे क्वेश्चन में डाउट रहता है, आप तो छोड़ के आओगे C वाला, एटलीस्ट A और B के आंसर तो आपको नंबर में दे देंगे, क्योंकि D वाला तो गलत ही था। लेकिन इसमें बस वही है, C लगा दोगे और गलत हो गया तो -2 है, C सही हो गया तो 1 ही होगा, तो ये मोर देन करेक्ट में बड़ी वो है, बट गलत होने से अच्छा इट इज बेटर टू बी टू लीव द क्वेश्चन गलत करने के बजाय। सही हो जाए, पार्शियली सही हो जाए, दैट इज ओके, उतना ही मानो कि भैया उतना ही मिल सकता था उससे। आइए ऐसे ही बच्चों, सेक्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें भी जो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला, इसमें भी कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं। मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो इसमें कुछ ऐसी जगह कुछ ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे थे जो फिलहाल या तो मैं उसको गलत समझ रहा हूं या जो भी है, बट अभी टाइम के कंस्ट्रेंट के कारण मैंने इसके आंसर आपको नहीं दिए हैं, क्योंकि इसका जो आंसर मेरा आ रहा था वो मैच नहीं कर रहा था समहाउ। बट अभी 1-2 दिन में मैं अपने कलीग्स के साथ डिस्कस करके और इसको थोड़ा सा टाइम दे करके आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन राइट फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट पैराग्राफ का। ये क्वेश्चन बच्चों जब मैं पढ़ता था अपने टाइम जेई के लिए, तो मेरे सर अभी भी हैं BKM सर, और उनने क्लास में कराया था ये क्वेश्चन और मुझे याद है मैंने इसका आंसर सही जवाब दिया था सर को, और आज ये जेई में आ गया सेम क्वेश्चन एज इट इज। और तो देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे, एक यहाँ पे हिंज है, यहाँ से एक रस्सी बांध रखी है। कहानी ये है कि हिंज की जो डिस्टेंस है वो तो 0.9 है और रस्सी की डिस्टेंस है वो 1 है, यानी रस्सी बड़ी है हाइट से। और यहाँ पे ये जो दूसरा बॉल इस रस्सी से बंधा हुआ है, उसको आपने इंपार्ट कर दी इंपल्स, जिससे वो मूव करने लग जाएगा इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। तो यहां पे आपको विजुलाइज करना था कि पहले तो ये बॉल आगे मूव करेगी जब तक रस्सी टाइट नहीं होती, और फिर जैसे ही रस्सी टाइट होगी तो ये बॉल ऊपर उठ जाएगी, और इस तरह से हमें इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अच्छी बात ये थी कि इन्हें जस्ट उठने के बाद ही हमसे कहानी पूछी है, ये नहीं पूछा कि ये बताओ सर्कल कंप्लीट कर लेगा या नहीं करेगा, तो वो अलग कहानी थी। तो यहां पे इसने अपने को इंपल्स दे दी, इंपल्स से P मिल गया, P से मोमेंटम मिल गया। कॉन्सेप्ट ये था कि जब ये रस्सी टाइट होगी तो रस्सी का एक इंपल्सिव फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स O से ही पास कर जाएगा। सो आई कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, यानी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन क्वेश्चन था ये। एंगुलर मोमेंटम लिखना बहुत आसान था। पहले तो मैं P इंटू ये डिस्टेंस लिख दूंगा, जो कि छोटी डिस्टेंस है 0.9 इंटू P, लेकिन बाद में जब ये रस्सी टाइट हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ रस्सी के परपेंडिकुलर हो सकती है, तो बाद में एंगुलर मोमेंटम उठने के जस्ट बाद टोटल लेंथ इंटू P डैश हो जाएगा।
तो वही मैंने यहाँ पे किया था, mv डैश इंटू 1 विल बी इक्वल टू mv इंटू 0.9। तो मुझे पता चल गई जो फाइनल वेलोसिटी है जस्ट उठने के बाद वो 0.9 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहीं से काइनेटिक एनर्जी भी दिख गई, हाफ mv स्क्वायर है, तो यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.81 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और बस कहानी खत्म। पहले तो ये एंगुलर मोमेंटम ही पूछ रहा था, वो तो हमने mvr परपेंडिकुलर लिख दिया, 0.18 आ गया। फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में हमने काइनेटिक एनर्जी भी लिख दी, p स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से 0.81 इंटू पी स्क्वायर बाय 2m कर दिया, तो अपने पास ये भी आ गया 0.162। तो सिंपल था, इतना मुश्किल भी नहीं था। यहाँ से अपना आंसर इसका 0.9 का 0.18 है और इसका 0.162 है। ये क्वेश्चन भी मतलब इजी नहीं था, क्योंकि आपको विजुलाइज करना है, फिर उसके बाद विजुलाइज हो जाए फिर तो खट 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 कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगना है। बट ये सोचना फिजिक्स के हिसाब से ही अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन नहीं थी, मैथ्स इसमें कम थी। अब ये क्वेश्चन बच्चों स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये तो बच्चे जनरली करके ही आएंगे, जेईई मेंस टाइप का क्वेश्चन था। हाँ, इसमें पूछ बहुत कुछ लिया था लेकिन कर सकते थे। आरसी सर्किट दे दिया है, पावर वावर दे रखी, कहानी खत्म। टोटल वोल्टेज 200 दे दिया है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज 100 दे दिया, तो तुरंत आप ये वाले फॉर्मूला लगा करके आरएमएस का जो रिलेशन होता है ना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, यहाँ से आपके पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगा। ये सारे आरएमएस में ही है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर पता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मिल गया, तो यहाँ से 10 फाई आ जाएगा वीसी बाय वीआर, 30 डिग्री, यहाँ से 10√3 आ गया 10 फाई, फाई की वैल्यू 60 डिग्री। तो ये पहला वाला आंसर, सॉरी 12th वाला आंसर तो सीधा ही फाई की वैल्यू 60 डिग्री में लिखना था, यहाँ रेडियन में नहीं लिखना था। अब हमें निकाला था वैल्यू ऑफ सी, तो वैल्यू ऑफ सी भी कैसे निकल जाएगी, पावर हमें दे रखी है, पावर 500, पावर को वी आरएमएस, ये मैंने वी आरएमएस किसका लिखा हुआ है, रजिस्टर का, वी आर का स्क्वायर बाय आर, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस का भी तो वोल्टेज पता ही था, तो यहां से मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। और रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या फायदा हुआ, अब मैं 10 फाई को वीसी बाय वीआर के अलावा एक्सी बाय आर से भी रिलेट कर सकता हूं, और एक्सी में सी आ जाएगा, तो वहां से रिलेट करने के बाद 10 फाई इक्वल टू एक्सी बाय आर, एक्सी बाय ओमेगा आर सी, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू डालने के बाद ओमेगा 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाती थी ये समथिंग 100 माइक्रोकुलम, 100 माइक्रोकुलम। नीचे 2000, 10,000 कट गए, 4 जीरो कट गए, तो 100 माइक्रोकुलम। माइक्रो नहीं लिखा था, सीधा 100 इसका आंसर है। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 के अंदर क्या था, 2 पैराग्राफ थे, और इसमें करेक्ट वही सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर था। एक आंसर सही है तो +3, गलत है तो -1। ये बच्चों बहुत ही फंडू क्वेश्चन, बहुत ही फंडू क्वेश्चन, फिजिक्स पूछी इस क्वेश्चन में। 2016 के जैसे पेपर में क्वेश्चन आए थे ना ये क्वेश्चन, इसीलिए इस पेपर को, पेपर 2 को जो टफ बनाने वाले क्वेश्चन है, यही 2-3 क्वेश्चन है जिन्होंने इस पेपर को डिफिकल्ट बना दिया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने ये लिखा हुआ है, इस कहानी में आपको एक दे रखा है, यहाँ पे रिंग है जो कि सुपर कंडक्टर है, और इसके सामने एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। उसने आपको फोर्स का भी फॉर्मूला दे दिया है, उसने आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला दे दिया है, डायपोल, जो आपको जनरली जनता को पता होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो लिखना आता ही है। अब लेकिन कहानी क्या थी यहाँ पे, ये बोल रहे हैं, इस कहानी में समझने वाली बात ये थी कि बच्चे, ये जो स्पेशल मेटल है इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो सकता। मतलब इस मेटल के अंदर इस तरह से करंट डेवलप होगा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट भी करने की कोशिश करेगा तो एग्जैक्टली इतना करंट फ्लो हो जाएगा तुरंत ही, और वो फ्लो होता रहेगा कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो सकता सुपर कंडक्टर के अंदर, और क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 0 है तो कितना भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ये कहानी थी। अब यहां से मुझे समझ में ये आया कि अगर ये इसके पास आएगा तो फ्लक्स तो चेंज होगा ही इसके अंदर, लेकिन उस फ्लक्स को कैंसिल कैसे करें, तो भैया इसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो जाएगा, और जो कि एग्जैक्टली उतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस करना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो नेट फ्लक्स 0 हो जाए। अब दूसरी चीज ये आई दिमाग में कि यार अगर ऐसा है तो इसके एरिया के हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखूं। बट मैंने कहा यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेशन पूछा, यहाँ कौन सा पूरा एग्जैक्ट पूछा है, तो मैंने सेंटर को पकड़ लिया। भाई जो रिलेशन सेंटर पे होगा वो हर पॉइंट पे ही होगा, तो मैंने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया इसके, और उस मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए इस मैग्नेटिक डायपोल के कारण उसके सेंटर पे। और यहां से कहानी पकड़ में आ गई। ये जो मैग्नेटिक डायपोल था उसके कारण सेंटर मैग्नेटिक फील्ड μ0 m1/2πr3, और वो जो इंड्यूस्ड करंट है उसके साथ μ0 I/2a, तो यहां से I इंड्यूस्ड करंट आ गया m1a/r3, यानी I प्रोपोर्शनल टू m1/r3। यानी आपको पूरे एरिया नहीं, सिर्फ सेंटर पे बैलेंस कर देना था दोनों का मैग्नेटिक फील्ड। ये कहानी थी, और उसके लिए इतनी बड़ी कहानी निकाल।
मतलब सामने से जो डायपोल आ रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर बिल्कुल भी फ्लक्स नहीं जाना चाहिए, तभी हो सकता है जब उसका मैग्नेटिक फील्ड और इस लूप के इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाए। हर पॉइंट पे कैंसिल होना चाहिए, लेकिन अपन ने सेंटर पे लिख दिया क्योंकि अपने को सेंटर पे लिखना आता है, तो वहां से मेरे पास ये रिलेशन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का m/r³ इंड्यूस्ड करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द m/r³, ए ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद अब हमसे वर्क डन पूछ रहा था। अब वर्क डन को कैसे निकालें? तो वर्क डन निकालने के लिए मैंने सोचा वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है या इंटीग्रल FDR होता है, लेकिन उसके लिए फोर्स लिखना पड़ेगा। फिर मैंने देखा यहाँ पे, फिर मैंने रीड किया तो इन्हें फोर्स का भी एक्सप्रेशन दे रखा था। वैसे तो आप फोर्स निकाल भी सकते थे, बट इसने दे रखा था, तो तुरंत मैंने सोचा ये जो r⁴ है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं dr के साथ तो वर्क डन आ जाएगा। फिर मैंने सोचा अच्छा, लेकिन इसमें ऊपर m1 और m2 है। अब m1 m2 कैसे लिखूं? m2 तो चलो मैंने लिख दिया, वो उसने दे ही रखा था m2 की वैल्यू, लेकिन मैं जो दूसरा जो करंट कैरिंग ये जो लूप है इसका m कैसे लिखूं? तो तुरंत आ रहा है ये तो INA होता है, और I तो अभी हमने लिखा है। ये जो करंट कैरिंग लूप है इसका m कैसे लिखेंगे? तो ये तो INA की तरह करना था, तो तुरंत मैंने फोर्स लिख दिया यहाँ पे। ये फोर्स देखो m2 मैंने I इंटू NA नंबर ऑफ टर्न 1 लिखी है, I इंड्यूस्ड लिखा और ये एरिया लिख दिया। तो यहां से यहां पे m2 के अंदर भी r³ आ गया, तो क्योंकि I के अंदर r³ था। तो फिर मैंने जब फोर्स के अंदर m1 m2 डाले तो यहाँ पे k m1 का स्क्वायर a³ r⁴ आया, और तुरंत मैं समझ गया इंटीग्रेट करना है, यानी नीचे r⁴ हो जाएगा और ऊपर m² है। ऑप्शन में देखा तो मैच कर रहा था, m² और नीचे r⁴। सो आई थिंक इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी होना चाहिए। ये क्वेश्चन है जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन है, मतलब फिजिक्स है, इसमें कोई मैथ नहीं है, कुछ नहीं है। ओलंपियाड में क्या होता था, ये भी आपको निकालना पड़ता, ये m1 m2/r³ r⁴ और ये वो सिर्फ कहानी देके ही छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे उनने उस प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे दिया कि आपको ये काम ना करना पड़े, बट आपको फिजिक्स पूरी लगानी पड़े। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं मानूंगा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिना मैथ की जिसको फिजिक्स कहते हैं वो है ये। सो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन। अगेन ये भी बच्चों एक अल्टीमेट क्वेश्चन, मतलब अगेन ये रिकॉर्ड, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है, कोई इनसे सीखे। हर बार एक अलग ही अनोखा होता है, कॉन्सेप्ट ही अलग ही होता है। हर बार ये 2 जरूर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हर बार कुछ अलग देगा। पिछली बार भी आप देखेंगे 2020 में भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें एक प्लेट थी जो कि ड्रॉप हो रही थी, उसमें mgh के वर्क डन को चेंज इन इंटरनल एनर्जी से रिलेट करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे ये पिस्टन है, ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार ये इसकी हीट से आगे बढ़ रहा है। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? तो बच्चों बेसिकली दोनों गैस को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना है। अब यहाँ पे फ्रिक्शनलेस बोल दिया तो मुझे ये समझ में आ गया कि फाइनली दोनों तरफ का प्रेशर सेम होगा, तो ये रिलेशन तो आ गया फाइनल कंडीशन का। लेकिन हमें ये देखना है कि इस वाली गैस का क्या हो रहा है और इस वाली गैस का क्या हो रहा है। अगर मैं दूसरी वाली गैस की बात करूं तो वो एक डाइलेक्ट्रिक वॉल से चारों तरफ से बंद है, इवन पिस्टन भी डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी ये थर्मली इंसुलेटिंग है, मतलब कोई भी हीट आ नहीं जा सकती। मतलब ये जो सेकंड वाले कंपार्टमेंट की गैस है वो एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रही है। क्या हो रही है? एडियाबेटिकली कंप्रेस हो रही है। तो खत्म, मुझे उसने फाइनल वॉल्यूम दे दिया, V0/2 हो गया। तो PV की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा से मैं फाइनल प्रेशर लिख लूंगा और फाइनल टेम्परेचर भी लिख सकता हूं V इंटू टी की पावर गामा -1 से। अब प्रॉब्लम ये थी गामा कैसे निकाले, तो गामा के लिए इसने CV की वैल्यू 2R दी थी, और CV से गामा लिखना हमें पता है, ये CV इज R अपॉन गामा -1। तो बड़ा अच्छा लगा, गामा की वैल्यू सीधी अपनी 3/2 आ गई थी, राइट। तो यहां से पहले मैंने प्रेशर लिख दिया PV की पावर गामा से, फाइनल प्रेशर ऑफ सेकंड दूसरी वाली गैस के लिए, क्योंकि वो एडियाबेटिक कंप्रेस हो रही है, तो उसका फाइनल प्रेशर आ गया, उसका फाइनल टेम्परेचर आ गया। तो उससे मेरा पहला ऑप्शन भी मैच कर गया था, ए ऑप्शन, कि TR अपॉन T0 की वैल्यू √2 आ गई थी सीधा TV की पावर गामा से, आप देख सकते हैं यहां से। अब मुझे निकालना था नेक्स्ट 16 वाला पार्ट, जिसमें ये निकालना, ये तो पक्का था मुझे हीट सप्लाइड, बट उसके लिए मुझे फिर ये सेकंड वाली गैस को भी देखना था। इसका जो एक्सपेंशन है बच्चों, ये कोई आइडियल, ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे आप हीट भी सप्लाई कर रहे हो, ये आगे बढ़ रही है। अगर कोई बोले कि ये एडियाबेटिक है तो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे अदर से हीट सप्लाई हो रही है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है। तो इसको कैसे करें? तो फिर यहाँ पे अपने को निकालना था कि टोटल कितनी हीट सप्लाइड हुई। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो मुझे ये पता चल गई कि प्रेशर दोनों तरफ मुझे पता चल गया, उस गैस का फाइनल प्रेशर पता था, वही इस गैस का फाइनल प्रेशर होगा। तो अब मैंने क्या किया, दो पहले वाली गैस थी उसके लिए नंबर ऑफ मोल बराबर कर दिए, पहले वाली गैस का टेम्परेचर निकाल लिया, PV
P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, तो मेरे पास जो पहली वाली लेफ्ट साइड वाली गैस है उसका भी टेम्परेचर आ गया। यानी अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास दोनों गैसेस के फाइनल टेम्परेचर्स हैं, दोनों गैसेस के फाइनल प्रेशर्स हैं। बस मुझे अब हीट निकालनी थी कि टोटल हीट जो भी मैं सप्लाई करूंगा वो जाएगी तो इन दोनों गैस में, क्योंकि ओवरऑल तो इंसुलेटेड है। बट दिक्कत ये है कि ये जो पिस्टन मूव कर रहा है इसका वर्क डन लिखना पड़ेगा, और यही असली कॉन्सेप्ट, यही असली गेम था। अगर आप इस पिस्टन का वर्क डन निकालने बैठ गए तो बता रहा हूं इसमें आधा घंटा लग जाना था। लेकिन अगर आप इन दोनों को एक सिस्टम में बना करके सॉल्व कर दें तो जो इस गैस का वर्क डन पॉजिटिव वही उस गैस का वर्क डन नेगेटिव, आपको टोटल क्यू को टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ रिलेट करना था। ये वर्क डन इंटरनली कैंसिल हो जाता, यानी ये वर्क डन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसको इन दोनों को एक सिस्टम की तरह ले लो कि जो भी हीट आई उससे इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ गया। ये जो पिस्टन था इस पे नेट वर्क डन ड्यू टू बोथ ऑफ द गैसेस जीरो होगा, और बस यही क्लिक करते ही सीधा Q इक्वल टू डेल्टा यू लिखा, दोनों के टेम्परेचर पता थे, यहां से वैल्यू डाल दी तो बिल्कुल Q बाय R T नॉट इक्वल टू 4 2√2-1 मैच भी कर गया बी ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कभी मिस्टेक होती ना फंडामेंटल तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। जनरली अगर आप इस एंड तक पहुंच गए, अगर आप कोई चमक गया और ऑप्शन मैच कर रहा है तो जरूर टिक करके आना चाहिए, वो सही ही होगा, 99% टाइम सही होता। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का ए और बी आंसर है। ये भी बच्चों एक, इसको मैं बोलूँगा मतलब ये एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है जो एग्जाम में क्लिक करके सॉल्व करना आसान नहीं है। ये बहुत अच्छे बच्चे ही कर पाएंगे जिनको खूब कॉन्फिडेंस होगा इस चैप्टर में, जो इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन करके जा चुके होंगे। रोडो में भी इस तरह के क्वेश्चन है। चलिए, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर इसका पैराग्राफ का 15th का ए और 16th का बी। अब आ गई आसान क्वेश्चनों की भरमार। इवन क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, ये तीनों 17, 18, 19 आसान क्वेश्चन थे, कुछ नहीं करना था। यहां पे इनने क्या किया है देखो, ये इनने मीटर ब्रिज को पोटेंशियोमीटर की तरह बना दिया, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। पोटेंशियोमीटर में बोल रहे क्या होता है, बैलेंसिंग पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होता है। ये चीज अगर तुम्हारे दिमाग में होगी तो तुरंत क्वेश्चन यहां पे कर लोगे। सब चीज ने दे रखी थी, ये रेजिस्टेंस 50 ओम का दे रखा था, ये इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस आपको R0 50 नहीं सॉरी 25 दे रखा था। तो ये आपने कुछ नहीं करना था। यहां पे हमें इसने कहा था कि ये E2 72 सेंटीमीटर में बैलेंस हो रहा है, तो तुरंत आपने समझ जाना था इस वायर में जीरो करंट है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E/2 हो जाएगा। तो मैंने एक पॉइंट को जीरो मान लिया P को, तो यहां का डिफरेंस हो गया E/2, खत्म हो गई कहानी। और इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, मतलब इधर से इधर का रेजिस्टेंस और उधर से उधर का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। भाई इधर भी E/2 और इधर भी E/2 आप देख सकते हैं, तो सीधा मैंने इधर भी करंट लिख दिया उधर भी करंट लिख दिया, बराबर कर दिया। नल पॉइंट IG इक्वल टू 0। यहां से मैंने करंट निकाला इधर से और उधर से, दोनों तरफ के करंट निकाल करके इक्वेट कर दिए, सीधा एक ही बार में R1 इक्वल टू 3 आ गया। सो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 3 ओम होना चाहिए, R1 की वैल्यू 3 ओम आएगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18, जिन लोगों को इसके टाइम पीरियड का सीधा पूरा कंप्लीट फॉर्मूला याद होगा वो इसको और भी जल्दी कर सकते थे। मैंने तो यहाँ पूरा डिराइव किया है। पूरा कंप्लीट फॉर्मूला टाइम पीरियड का क्या होता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो सबको पता है, बट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी टाइम्स m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला जिसको याद होगा उसको 1 मिनट लगना है इसको सॉल्व करने में। वैसे अगर नहीं भी याद होगा तो भी हम कर सकते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम हमें पता है कि वो जो दोनों के दोनों स्टार्स है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं, यानी जब उनके आप रेडियस लिखोगे, उनके बीच में जो फोर्स है G1 M2 बाय उन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस d स्क्वायर, उसको आप जब बराबर करोगे सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो mv स्क्वायर बाय d मत कर देना, mv स्क्वायर बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास करना था। तो यहां से वही देखो ये वही कर रखा है, G m1 m2 बाय उनके बीच का डिस्टेंस 9r था, का स्क्वायर विल बी इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r। ये r1 सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लिखा है क्योंकि टोटल 9r डिस्टेंस था, तो सेंटर ऑफ मास इस 3m से 6r पे होगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई। फिर और अर्थ के लिए तो सीधा gm बाय r क्यूब भी कर दिया था, रूट इसको t स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, t स्क्वायर 81 आ गया, रूट ले लिया तो समझ में आ गया था कि 9 ही है।